इस्लाम पे जिसको फेथ नहीं है, इस्लाम के अंदर लेके आके गैर इस्लामी लोगों को डालना ठीक नहीं है। मूर्तियां गलत रखी गई, ज़मीन पे कब्जा गलत हुआ, मस्जिद गलत तोड़ी गई। लेकिन अगर जज को पार्लियामेंट का मेंबर बनना हो और कलम कुछ और चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? मानी तो सब हमारी बातें गई। 300 साढ़े 300 साल पुराने मस्जिदें हैं। इन मस्जिदों को, इन कब्रस्तानों का, इन ईदगाहों का रिकॉर्ड कहाँ से लाएंगे वो लोग? पूछा जाना चाहिए 29 लाख में चंद हजार को छोड़ के सबने रिजेक्ट किया था। हर शहर में मुसलमानों ने रिजेक्ट किया था। रोज ये कानून तोड़ते हैं और कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। लेकिन पिछले चंद सालों से अपोजिशन का मतलब है दुश्मन, मौलवी, दाढ़ी वाले, टोपी वाले जो हैं ये झगड़ा करेंगे, हम हिंदू मुसलमान करके ख़त्म कर देंगे। बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं की साथ खड़ी है, उसे मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा जा रहा है। हम रोज़ देखते हैं हमारे ऊपर क्या होता है। कभी खबर छापी है आपने? आपको ये मालूम है कि अब तक 3 मदरसे तोड़े जा चुके हैं? वहाँ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, कत्लेआम हो गया, ये लफ्ज़ आपको नहीं कहना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट। आपके मंदिरों में अंदर क्या मुसलमान रखे जाएंगे? नमाजें, हमारी फैसले, हमारी मस्जिदें अब कोई गैर मुस्लिम देखेगा जब आपके पास कौन सी ज़मीन है कि कब्जा कर लेंगे? तो कोई गवर्नमेंट से कि तुमने 2013 के एक्ट पे क्या अमल किया? साथियों, आपका बहुत शुक्रिया हजरात का। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है, इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा आप लोग मालूम है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोगों के सीनियर, हमारे बहुत बड़े तेलंगाना के लीडर, कई बार मिनिस्टर रहे, इस वक्त तेलंगाना गवर्नमेंट के एडवाइज़र हैं, एज ए मिनिस्टर की हैसियत इनकी है। ये तेलंगाना से तशरीफ़ लाए। इन्होंने और IMCR यानी मैंने, हम दोनों ने मिल के एक पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और ये जिसकी आज सुनवाई हुई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खुर्शीद साहब को और हमारे वकील जो IMCR के हैं उनको भी शामिल होना था, लेकिन क्योंकि आज वो बहस में नहीं आए, कल फिर बहस है, तो ये मुनासिब नहीं समझा गया कि कोर्ट में जो बात रखनी है वो पहले सड़क पे ला जाए और आप लोगों को बताई जाए, इसलिए वो आज प्रेस में शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन शब्बीर भाई वहाँ कोर्ट के अंदर भी थे और पूरी जद्दोजहद में हम लोगों के साथ रहें। IMCR से इनका भी ताल्लुक़ है, सरपरस्तों में है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल ख़ास तौर से तेलंगाना से, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए थे, और हम लोग ने जो कुछ आज हुआ है उसके बारे में शब्बीर अली साहब आपको बताएंगे। ये वहाँ के सीनियर मोस्ट कांग्रेस लीडर हैं, कई बार मिनिस्टर रहे हैं और इस वक्त तेलंगाना गवर्नमेंट के एडवाइज़र हैं। मीडिया के मित्रों, दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के, और हमारे साथ में सीनियर MP, सीनियर IMCR के लीडर अदीब भाई साहब, हमारे कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी जावेद साहब, और साथियों, आज ये जो कंट्रोवर्शियल बिल 2025 का वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 2 घंटे 15 मिनट तक सुनवाई की है। उसमें 2 बजे से एग्जैक्ट स्टार्ट हुआ और 1:45 तक, यानी 1 घंटा 45 मिनट तक उन्होंने रिट पिटिशनर को मौका दिया। और इसमें सबसे पहले कपिल सिब्बल साहब को मौका दिया कि आप इसका आगाज़ करें, और कपिल सिब्बल ने इस नए 25 बिल को, एक्ट को चैलेंज किया, और उन्होंने 8 पॉइंट्स के ऊपर इसको चैलेंज किया। उसके ऊपर डिबेट बहुत अच्छी हुई। ज़्यादा तो 35 मिनट्स तो कपिल सिब्बल का ही बहस रही सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद राजू झवन को दिया गया, फिर उनके बाद मनु सिंघवी भी का बात। इस तरीके से 12 एडवोकेट ने बिल की मुखालिफत में जज के सामने अपनी बात रखी। फिर उसके बाद आधा घंटे तक गवर्नमेंट के एडवोकेट तुषार मेहता जी ने, उन्होंने भी बात रखी। लेकिन दौरान डिस्कशन चीफ जस्टिस और उनके दोनों साथी 3 जजेस की बेंच ने
ने बात अच्छी से सुनी और काफ़ी चीज़ें मालूमात किए और कपिल सिब्बल साहब के साथ में उनके हर चैलेंज के ऊपर वो लोग भी बीच में गुफ्तगू करे। लेकिन लास्ट में बहस में ये हुआ कि गवर्नमेंट के एडवोकेट बात करने के बाद उनको कहा कि भाई ये कहाँ का कानून है कि माइनॉरिटी इस्लाम मुसलमानों की जायदाद है, उन्होंने डोनेट किया है, उन जायदाद के ऊपर गैर मुस्लिम को क्यों लगाएंगे आप? अगर ये लगाएंगे तो कल गुरुद्वारों में भी होना पड़ेगा, कल जो सो हिंदू इसमें भी होगा। अब कितने हिंडोमेंट के अंदर इंडोमेंट्स के कमिटियाँ ऐसे जिसमें अदर देन हिंदूज़ को रखे गए हैं? ऐसा अगर आपका एग्जाम्पल है तो बताओ। अगर कहीं गुरुद्वारा कमेटियों में अगर कहीं ऐसा है तो हमें बताओ। तो वो जज उन्होंने बता नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि इंटरिम ऑर्डर देते वक्त पहले ही कह दिए कि भाई ये गलत है कि आस्था जिसके ऊपर फेथ नहीं है वो लोगों को, इस्लाम पे जिसको फेथ नहीं है इस्लाम के अंदर लेके आके गैर इस्लामी लोगों को डालना ठीक नहीं है। तो और इसके लिए जो 21 आदमी की कमेटी है उसके अंदर जो 4 लोगों को नॉन मुस्लिम को डालने का था, वो प्रावधान मैं समझता हूँ कि उन्होंने इंटरिम ऑर्डर में ये डायरेक्ट तो ना इनडायरेक्टली ये बात कही कि ये ठीक नहीं है, ये कि अगर कोऑप्टेड में 2 मेंबर है तो वो ठीक है, ऑफिसर्स को डाल सकते हैं, मगर ये 4 को उसमें नहीं होना चाहिए, ये उनका था। उसी तरीके से कही कि मस्जिदों का रिकॉर्ड लाने के लिए तो इस कलेक्टर को, तो उन्होंने बोले 300 साढ़े 300 साल पुराने मस्जिदें हैं, इन मस्जिदों को, इन कब्रस्तानों का, इन ईदगाहों का रिकॉर्ड कहाँ से लाएंगे वो लोग? तो ये जो पॉइंट हम जो चाह रहे थे वो एक्चुअली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद सरकारी वकील से ये गुफ्तगू करे कि भाई कहाँ से लेंगे रिकॉर्ड इसका 350 साल पुराना। ऐसे कई चीज़ें हैं, तो उसमें ये उसके ऊपर कहा कि भाई अलल औलाद के ऊपर, जायदादों के ऊपर, वक्फ और यूज़र्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हम चाह रहे थे बिल में ख़िलाफ़ है, जो लड़ रहे थे, वो हमारे जानिब से जो डिस्कशन को एग्री करते हुए उन्होंने तुषार मेहता जी से कहा कि इसके ऊपर क्लैरिटी दो हमको। तो वो इंटरिम जजमेंट देने वाले थे और काफ़ी चीज़ें बोल भी दिए थे वो, लेकिन तुषार मेहता ने कहा कि 11 लोगों को आपने मौका दिया इतना लंबा, हाँ फिर हमें भी मौका और दीजिए, कल हम डिस्कशन करेंगे। वो टाइम चाहिए 15 दिन का, लेकिन चीफ जस्टिस ने 15 दिन नहीं बल्कि सिर्फ वो कल के लिए जजमेंट पोस्टपोन करे हैं। कल 2 तरफ से फिर सुनवाई होगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन मेजॉरिटी सुनवाई तो हो गई है और उनके पास कोई मटेरियल भी नहीं है गवर्नमेंट के एडिक्वेट के पास। और ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 26 के पूरे को खिलाफ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस तरीके से देश के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को लाके किसी की जायदाद को कोई पावर दे के कलेक्टर्स को पावर दे देंगे, किसी और को दे देंगे, उनके कमेटियों के अंदर चाहे में वो जो फेथ गैर इस्लामी लोगों को हम लगा देंगे। तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने बात करी, हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं अदीब भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अदीब भाई ने डायरेक्ट कपिल सिब्बल साहब को और सलमान खुर्शीद साहब को, 2 बड़े वकला को हमारी तरफ से लगाया। सलमान भाई का कल है, लेकिन कपिल सिब्बल साहब का सबसे पहले शुरुआत उनसे ही हुई। चीफ जस्टिस ने उन्हीं को मौका दिया कि भाई पहले आप शुरू करिए। तो इस तरीके से 2 घंटे की पिटिशनरों का हुआ, आधा घंटा उनका डिस्कशन हुआ और हम बिल्कुल मुतमईन हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स किए हैं वो अगर वही जजमेंट आने की उम्मीद है, और अगर वो अमेंड है तो हम सब जो चाह रहे थे वो हमें हासिल होगा। और जो लोग पूरे देश के अंदर 20 करोड़ आवाम के जो जिस वक्त सड़कों पे है कि हमारे मस्जिदें, हमारे वो तमाम चीज़ें, जज साहब ने उनसे सवाल किए कि 300 साल का रिकॉर्ड कहाँ से ला के देंगे आप? तो कल फाइनल जजमेंट देंगे वो, और हमें उम्मीद है कि ये जजमेंट ये जो अमेंडमेंट की है उसके अगेंस्ट करते हुए जो हकीकत है उसको वो जजमेंट आने को उम्मीद है। आज के इस आर्गूमेंट में जो आप लोगों ने देखा सुना भी होगा और आपको शब्बीर भाई ने बताया, हमारे जितने भी पिटिशनर थे उन्होंने मेरिट पे बात की है। सरकार की तरफ से जो बातचीत हुई है उसमें कहा गया है कि हमने
लोकसभा से और राज्यसभा से पास कराया है और उन्होंने ये कहा कि हमने 29 लाख लोगों से बातचीत करी, लेकिन उनसे ये पूछा जाना चाहिए 29 लाख में चंद हज़ार को छोड़ के सबने रिजेक्ट किया था। वो न उन्होंने पार्लियामेंट में डिस्क्लोज़ किया, ना आज सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्लोज़ किया। करोड़ों करोड़ों लोगों ने इसको रिजेक्ट किया था पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील के ऊपर, और जिस जिस शहर में ये गए हैं हम लोगों ने वो फॉलो किया है। हर शहर में मुसलमानों ने रिजेक्ट किया था। इन्होंने विश्व हिंदू परिषद और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से कुछ पॉजिटिव अपने फेवर में बयान लिए थे। इनको चाहिए यह था कि पार्लियामेंट में भी मांगा गया था कि जो आपने लोगों से ओपिनियन ली है वो ओपिनियन डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में सिर्फ ये बताया कि हमने 29 लाख लोगों से बातचीत कर ली, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज हार्डली फ्यू थाउजेंड हैज सपोर्टेड दिस अमेंडमेंट। 99.9% people, including the Hindus and Muslims, have opposed this bill, which they have not disclosed it neither in Parliament nor today in Supreme Court. It's a surprising thing. No valid reason they have shown. और हम ये समझते हैं कि जुडिशरी ने आज हम लोगों की उम्मीद को बढ़ा के रखा है और पूरा यकीन है हम लोगों को कि ये जो मेजॉरिटी का अक्सरियत का फ़ायदा उठा के रोज़ ये कानून तोड़ते हैं और कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को रोज़ कमज़ोर करते हैं, तो हमारा एक आखिरी प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट की शक्ल में हम लोगों को मिला है। और हमें यकीन है कि कल वही होगा जो आज कमेंट हुए हैं, उसी पे जजमेंट होगा। और अगर ये होता है तो हम समझते हैं कि इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट अभी आखिरी उम्मीद एक आम इंसान के लिए रह गई है, क्योंकि जो मेजॉरिटी का अब तस्वुर है, जमहूरियत में मेजॉरिटी और मिनॉरिटी में फ़र्क नहीं होता, अपोजिशन होता है पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन पिछले चंद सालों से अपोजिशन का मतलब है दुश्मन। आप दुश्मन हैं अगर आपने हमें वोट नहीं किया। और ये जो सिलसिला है, इस जजमेंट के बाद हमें लगता है कि शायद हिंदुस्तान अपने ट्रैक पे वापस आएगा। ये हम लोगों की सोच है। और इनके ऐसे लोग, एक बात और आपसे वादे कर दें, गवर्नमेंट ने शायद ये सोचा था कि हम बिल लाते हैं, हिंदू मुसलमान करेंगे और पास करा लेंगे, लेकिन इस बार बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं के साथ खड़ी है। उसे मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा जा रहा है, और बहुत बड़ी तादाद पढ़े लिखे मुसलमानों की है, क्योंकि एक परसेप्शन ये दिया गया कि मौलवी दाढ़ी वाले टोपी वाले जो हैं ये झगड़ा करेंगे, हम हिंदू मुसलमान करके ख़त्म कर देंगे। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी आ गए। और आज हम चाह रहे थे कि हमारे 2-3 दोस्त बाहर हैं, इसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, चीफ जस्टिस हैं पटना हाई कोर्ट के, उनको भी हम ला रहे थे, लेकिन वो इस वक्त नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे लोग भी जुड़ गए, इसलिए हुकूमत पहली बार अब ये कॉर्नर हुई है। उम्मीद है कल के जजमेंट के बाद अब कोई फ़ैसला कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ करने का शायद इनकी हिम्मत ना पड़े, ये हम लोगों की उम्मीद है। कहाँ पे कत्लेआम हुआ? पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई मुर्शिदाबाद में, वहाँ आपको मालूम है कत्लेआम हो गया? हुआ है जी, तस्वीरें हैं। हम रोज़ देखते हैं हमारे ऊपर क्या होता है। कभी खबर छापी है आपने? आपको ये मालूम है कि अब तक 3 मदरसे तोड़े जा चुके हैं? फिलहाल नहीं, ये जो ममता बनर्जी के खिलाफ आप लोग बोलते हैं, खिलाफ काम बोल रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। जो हमें नहीं मालूम है, हमें कत्लेआम का नहीं। परिवार के 2 लोग मारे गए, तो आप सुन लें, ने जिस तरह से घटनाएं की वक्फ की आड़ में, तो इस पर आप बता दीजिए। इस पर आप ऐसा है कि अगर वहाँ किसी ने वायलेंस किया है, कोई भी इंसान उसको सपोर्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारी बस्तियाँ तोड़ी जाएंगी तो हम उसको भी सपोर्ट नहीं करेंगे। उतना तो जिगर होना चाहिए जो हमारी रोज़ बस्ती टूटती है। वहाँ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, कत्लेआम हो गया, ये लफ्ज़ आपको नहीं कहना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट।
ये कहना चाहिए कि वहाँ बवाल क्यों हुआ, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जिसने बवाल किया उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। डोंट यूज़ द वर्ड जैसे शाहीन बाग को मैंने आप लोगों में से बहुत लोगों ने कहा कि शाहीन बाग करेंगे। हिंदुस्तान में गांधीनियन मूवमेंट नॉन वायलेंस का 75 साल में कहीं नहीं हुआ वो, लेकिन योगी और शाह की नज़रों में शाहीन बाग यानी कोई बड़ा ख़तरनाक काम हुआ था नॉन वायलेंस का। तो ये ऐसी शक्ल नहीं है कि हम लोग किसी भी वायलेंस को नहीं पकड़े। हम अदालत जा रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं, अदालत के फैसले को मान रहे हैं और अगर कहीं भी वायलेंस होता है तो अदालत में क्या आपने हिंदुओं के पक्ष में कुछ कहा कि हाँ जिस तरह से उन पर कत्लेआम हुए उन्हें मुआवजे मिलने चाहिए, कितने घरों हम में इसलिए मुतमईन हैं कि हमारे वकीलों ने, जितने भी पिटिशनर्स के वकील थे, उन्होंने जो पॉइंट रखा हमें ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसको एक्सेप्ट किया और सर्टेन क्वेश्चन भी उठाए। एक क्वेश्चन उन्होंने यही उठा दिया है कि आपके मंदिरों में अंदर क्या मुसलमान रखे जाएंगे? तो प्रशांत मेहता तो वो तो सॉलिसिटर जनरल कुछ बोले नहीं, उनका ओपनली बोलिए। यानी हमारी नमाजें, हमारी फैसले, हमारी मस्जिदें अब कोई गैर मुस्लिम देखेगा, जबकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसका राइट है। हम वही तो मांग रहे हैं ना, कोई फाजिल चीज़ तो नहीं मांग रहे हैं। हम वो मांग रहे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है, आपको दिया है, दूसरों को दिया है। वो राइट का हनन हो रहा है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आपका जो सवाल है कि हिंदू को कोई नुकसान हो तो मुसलमान क्यों नहीं दे रहे, ये गलत बात है। मैंने बोला कि जिस भीड़ ने इस तरह की मेरा एक मिसाल है, मेरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है कामारेड्डी है, मेरे पास 90% मेरे हिंदू भाई है, 1% क्रिश्चियन है, 8-9% मुस्लिम है। वहाँ से मैं 2004 में हाईएस्ट मेजॉरिटी 53,400 से जीत के आया मैं। तो हमारा कैरेक्टर वैसा नहीं है। हम इंसानियत के चाहने वाले, इंसानियत की हिफाजत की मांग करते हैं, मगर मज़हब के नाम पे हर मज़हब में भी बहुत से गलत लोग भी होते हैं। एक मच्छी अगर तालाब में हो तो सारे मच्छी को तो हम की वजह से तालाब का पानी गंदा हो जाता है। तो समाज में जो करा है, हमारा अभी भी डिमांड है, चाहे वह कोई मज़हब का क्यों ना हो, वो समाज को गंदा करने का, समाज में बुरा काम करता है, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और जिस किसी का घर बर्बाद हो गया, जिसी की भी जान जाए, हुकूमत उसकी हिफाजत करना है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसके घर वालों को सरकारी नौकरियों में जगह देना चाहिए। सर अभी कल एक बयान आया था, जो सेंट्रल मिनिस्टर है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी है और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी है, वो कहते हैं कि जो लेजिस्लेटिव जो इश्यूज़ हैं, जो मामले हैं, हमें उम्मीद है कि उसमें कोर्ट कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। तो उसको लेकर बड़ा सवाल उठा कि मतलब क्या ये प्रेशराइज किया जा रहा है बयान के जरिए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपके सवाल में ही जवाब है, वही देखा जा रहा है कि ये लोग पार्लियामेंट को, यानी अदालत की आवाज़ को भी ख़त्म करना चाह रहे हैं। पार्लियामेंट में तो जमहूरियत को तो ख़त्म कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर रहे हैं। अब एक ही बच गया था, अदालतें, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर सकता। और आम जनता को उम्मीद थी कि भाई हमारे को सुप्रीम कोर्ट है, हम सड़कों पे नहीं, हम कलम के ज़रिए, कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए हम इंसाफ मांगेंगे। और हमें उम्मीद है कि कल डेफिनेटली हम जो सवालात उठाए हैं, अदालत आलिया हमको बराबर रिलीफ मिलेगा। और हमको तो ये बात उनको ठीक नहीं लग रही, जो आज चीफ जस्टिस के बेंच में जो सवालात किए गए हैं तुषार मेहता से, उसके ऊपर रिजू जी ने ये सवाल उठा दिया है कि अदालतों को क्या काम है, सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम पार्लियामेंट और असम्बली में मंजूर करें, उन्हें क्या हक़ पहुँचता है। इस तरीके से तो और भी ख़तरा है। यानी अब अदालतों को भी उन्हें बख्श रहे नहीं कि हम जो बोले वही तो फैसला दे। तुम अदालतें आज़ाद थे, लेकिन अब वो उन पे भी दबाव और उन पे बढ़ाकर वो जो चाहते हैं वो फैसला देना चाह रहे हैं। सब मैनेज है क्या जी? तो आप कहना चाह रहे हैं मैनेज है क्या? मैनेज नहीं, ढाक डाल रहे हैं ना, उन पे डरा रहे हैं। मैनेज नहीं बोला मैं, वो रिजू जी डरा रहे हैं कि हम जो बोल दिए पार्लियामेंट बोलिए वही बोलो, तुम बीच में इंटरिम रिलीफ देना करने की बात मत करो। मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, फिर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप इस मामले को लेकर, जब आप लोगों का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट इंटरिम बातें बोले हैं, वही बात बोल रहे हैं हम। उन्होंने चीफ जस्टिस ने बाहर जो बात कही है वो सबके सामने कि जो सवालात करे वो सवालात ही बोल रहे, हम जजमेंट हुआ नहीं भरे। कल उम्मीद रख रहे कि आज जो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किया है वो उसी को वही आ सकता है बोल के दुआ कर रहे हैं।
सर, रविशंकर प्रसाद ने बोला है कि क्या महिलाओं के प्रतिनिधित्व मिलने से समस्या है या पिछड़े मुसलमानों को अगर प्रतिनिधित्व मिलता है उससे दिक्कत है या अवैध कब्जों की जवाबदेही तय होने से परेशानी? आखिर परेशानी है किस चीज़ से? रविशंकर जी को पता नहीं है। मैं जैसे स्टेट से आ रहा हूँ, तेलंगाना आंध्रा में हमारे पास ऑलरेडी ख़वातीन अब से नहीं 10 साल से है। हज कमेटी भी मेंबर ख़वातीन 10 साल से है। उनको नई बात पता नहीं है उन लोगों कभी मना ही नहीं था औरतों का। औरतों को मना करने का कहीं सवाल ही नहीं है। मस्जिदों में नमाज़ों के लिए आ रहे हैं, अभी तक बहुत सारे मस्जिदों में नमाज को भी आते हैं, तरावी को भी आ रहे हैं, रोज़ा खोलने के लिए भी आ रहे हैं। कहीं इस्लाम में इस तरीके की पाबंदी का कहीं नहीं है कि ये टेंपल में नहीं आना है या ये मस्जिद में नहीं आना। हमारे पास हर जगह दरगाहें पे हो, मस्जिदों में अलो है, पढ़ सकते हैं। मगर इतना ही है कि पर्दा लगा के वो कोने में पढ़ते वो हर जगह होता है। और दूसरी बात उनकी जो है कि पिछड़े तबक़ात के लोग हैं, तो अब तो ओबीसी हर स्टेट में ओबीसी है। अभी तेलंगाना में जो कास्ट सेंसस हुआ है, हिंदुस्तान में पहला स्टेट है तेलंगाना जहाँ पर कास्ट सेंसस हुआ है। उसमें तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 12.58 बताई गई और उसमें रिज़र्व जो बैकवर्ड क्लास बताए गए हैं 10.08, यानी 10% तो बैकवर्ड क्लास ही निकले मुसलमानों में। तो तब बीसी में ही हैं सब लोग। मैं 2 मिनिस्टर भी हूँ, लेकिन मैं भी शेख हूँ तो बीसी में हूँ। तो वो कैसे कह सकते हैं कि भाई बीसीओं से कर रहे ये सब? जिसको नहीं मालूम है उनको करे। मैं 34 साल का मिनिस्टर हूँ प्रसाद जी, आपको पता भी नहीं। सर, उनके सवाल में मैं इसके बाद खत्म करता हूँ कि क्या आखिर आपको अवैध कब्जों की जवाबदेही तय होने से समस्या है कि जिन जगहों पर अवैध कब्जा किया हुआ है वक्फ बोर्ड के नाम पर, अगर उसकी जवाबदेही तय हो रही है तो आखिर क्या समस्या है इस चीज़ से? देखिए, हर कानून में कहीं ना कहीं कोई लोग कब्जा करके रखते हैं, उसमें नहीं है बोल के कोई नहीं बोल सकते। अब हमारे हिंदू एंडोमेंट हमारे स्टेट के अंदर 90% जायदादों में पूरा कब्जा है। जायदाद है मंदिर की, लेकिन वो कब्जा कर रहा है तो बोल रहा है कि मेरे दादा परदादा से हम काश करते हुए हम ही करेंगे। नाम पे नहीं हुआ, मंदिर के नाम पे ही है, लेकिन कब्जा है। इसी तरीके से औक़ाफ़ के भी कई जायदादों पे कई साल से है, तो गैर मुस्लिम भी उसके अंदर काश कर रहे हैं। नहीं, वो कहना चाह रहे हैं सर कि वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेता है। एक सेकंड, देखिए 2013 का जो एक्ट है उसका मैं मेंबर था। सेलेक्ट कमेटी जो बनी थी उसका मैं मेंबर था। आप कहते हैं कब्ज़ा कर लेते हैं, कब्ज़े का सिस्टम सुन लीजिए। अगर हमको ये किसी ने कंप्लेंट करी कि ये ज़मीन वक्फ की ज़मीन है, हम अपना सर्वेयर भेजते हैं। सर्वेयर भेजने के बाद उसको हम नोटिफाई करते हैं 3 महीने के अंदर। अगर कोई ऑब्जेक्शन है, किसी का क्लेम है तो वो आए। अगर वो क्लेम नहीं आता है तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको नोटिफाई करती है वक्त के पास कौन सी ज़मीन है कि कब्ज़ा कर लेंगे। ये कब्ज़ा कर लिया, अरे हम कैसे कब्ज़ा कर लेंगे? हमारे पास एक क्लेम आया कि साहब ये हमारी वक्त की ज़मीन थी, इस पर इसका कब्ज़ा हो गया है। सर्वेयर को भेजते हैं, इंक्वायरी करते हैं, नोटिफाई करते हैं अखबार में, 3 महीने तक ऑब्जेक्शन मांगते हैं। ऑब्जेक्शन जब आ जाता है तब गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं कि ये हमारा है। स्टेट गवर्नमेंट चेक करने के बाद उसको नोटिफाई करती है कहाँ से अवैध कब्ज़ा हो गया। अब आप कहते हैं कि अभी 2 सवाल और दे देता हूँ, आपने पूछे नहीं है कि साहब वो 6 लाख एकड़ थी 14 में और 11 लाख हो गई या 9 लाख कितनी बढ़ गई, कोई अवैध कब्ज़ा नहीं हुआ है। 2002 में जो 13 में जो एक्ट बना था उसमें ये कहा गया था कि जो ज़मीनें रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं उनको रजिस्टर्ड कराया जाए। उसका प्रोसेस वही था जो मैंने आपको बताया। उसकी सर्वे हुई, उसकी सर्वे स्टेट गवर्नमेंट को दी गई, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया। कोई कब्ज़ा हमने नहीं किया था। एक बात ये भी कही जाती है कि साहब पासमानदाओं को फ़ायदा होगा। गरीब इंसान क्या चीज़ देगा, उसको खाने को नहीं है। जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास हैसियत है, वही अपनी ज़मीन को वक्फ करता है अपने भाइयों के लिए। और वो जो पासमानदा या गरीब जिसको हम कहते हैं, आप पासमानदा कहते हैं, वो बेनिफिशरी है और उसको वक्फ करने वाला
कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है, वो वक्त करता है। तो ये गलत किस्म के जो प्रोपेगेंडे किए गए हैं, आप चाहते अगर 2014 का जो अमेंडमेंट बिल था उसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था। 11 साल आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसमें हमने पावर दी थी। अब कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है कब्ज़ा कर रहा है। वक्फ क्या मुसलमानों का है? CEO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट करती है, चेयरमैन स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ट्रिब्यूनल स्टेट बनाती है। तो वो भी मुजरिम है या नहीं है? गवर्नमेंट क्यों नहीं मुजरिम है इसके लिए? गजट पब्लिकेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट से होता है सब। वो पूरे के सर, पूरे। मेरा एक सवाल है कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर भी बहुत बवाल हुआ था। उसमें आप लोग भी कोर्ट गए थे, कोर्ट में भी लंबी बहस चली थी। कई सालों के बाद एक फैसला आया था जिसमें कि राम मंदिर बन गया। अब इसमें भी आप लोग एक बार फिर से कोर्ट गए हैं, कोर्ट में सुनवाई हो रही। कितनी लंबी सुनवाई होगी ये तो खैर कह पाना मुश्किल है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट बाद में डिसीजन लेता है और वो वही हक में लेता है जो संसद में बिल बना है, तो क्या आप लोग इसको मानेंगे? उसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। देखिए, ऐसा है, बाबरी मस्जिद के मसले पर जजमेंट अगर आप पढ़ लें, बाबरी मस्जिद के जजमेंट में हर चीज़ हम लोगों की बात मानी गई। मूर्तियां गलत रखी गई, ज़मीन पे कब्ज़ा गलत हुआ, मस्जिद गलत तोड़ी गई। लेकिन अगर जज को पार्लियामेंट का मेंबर बनना हो और कलम कुछ और चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? माने तो सब हमारी बातें गई। तो आप कहना चाहते हैं जज मैनेज? क्या गलत कह रहा हूँ? क्या गलत कह रहा हूँ? तो जजमेंट में तो उन्होंने जो कुछ लिखा है हमारे फेवर में लिखा है, लेकिन जो जजमेंट दिया है वो आवाम को देखते हुए दिया है, और हम आवाम की ओपिनियन बनने नहीं देंगे, क्योंकि वो मस्जिद का मसला था। ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है, ये हमारे आइन में घुसपैठ का मसला है। तो इसलिए ये 70 साल नहीं चलेगा, इसके लिए सब कुछ होगा, और बहुत बड़ी उम्मीद है हमें। मेरा एक सवाल है कि वक्फ प्रॉपर्टी की खोल खोल होती रही है, इसमें दो राय नहीं है, बहुत गलत किस्म से उसका इस्तेमाल किया गया है। क्या आपको नहीं लगता है कि एक सख्त कानून की ज़रूरत थी या है? आपने 2013 का अमेंडमेंट कानून पढ़ा हो, उसमें इतनी सख्तियाँ की गई थी। आप ज़मीन नहीं बेच सकते, आप किसी को किराए पर नहीं दे सकते मार्केट रेट के अलावा, ये सारी सख्तियाँ उसमें की गई थी। आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, प्रूफ करना है, ये सब कोई अमल हुआ 11 साल में? सरकार ने वो लाई और सरकार चली गई कांग्रेस की। किसी पे अमल हुआ? पूछे तो कोई गवर्नमेंट से कि तुमने 2013 के एक्ट पे क्या अमल किया? नहीं किया ना। तो अब मुश्किल ये हो गई है कि गर्दन हमारी दाब दो किसी सूरत से। सरकार को इल्ज़ाम लेना चाहिए अपने ऊपर कि हाँ हमने गलत लोग अपॉइंट किए। सरकार अपॉइंटमेंट किसको देती है? अगर उनका कोई चहीता उसको टिकट नहीं मिला, ये इलेक्शन हार गया, तो उन्होंने कहा जाओ तुम चेयरमैन बन जाओ। वो लाल बत्ती लेके वो अल्लाह की ज़मीन बेच रहा है हुकूमत की इजाज़त से। हम क्या करेंगे? तो आप अगर सच होते, कोई पार्टी होती, तो इस सख्त कानून की ज़रूरत थी। तो कानून आप ठीक करें, आपका हक है। आपको कानून अगर कोई खुद है, हुकूमत का हक है, लेकिन ये हक नहीं है कि आप हमारे राइट्स को, कम्युनिटी के राइट्स को ये कह के छीन लें कि साहब वहाँ गड़बड़ हो रही है। ये राइट्स तो नहीं ले छीने जा सकते। मान लीजिए जिस तरीके से बाबरी मस्जिद में भी जो भी दलील वो सब मुसलमानों के हक में था, लेकिन जजमेंट जो है वो उसके उल्टा आ गया, तो अगर इसमें भी उसी तरह का सिचुएशन पैदा हो तो क्या मुसलमान जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे या बाबरी मस्जिद की तरह खामोश बैठ जाएंगे? मेरे भाई, अभी हम निगेटिव सोचने की स्टेज में नहीं है, और जैसा शब्बीर भाई ने कहा, आज की हेयरिंग के बाद हम पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, निगेटिव नहीं सोच रहे हैं। वक्त आएगा तो बताएंगे। एक सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट में तीनों जज
तकरीबन बहुत सारे जितने भी आर्गुमेंट्स हैं उस पर सहमत नजर आए। आपका तो वो पूरी तरीके से ऑडिट लगे कि सहमत लगे बात है। लेकिन एसजी तुषार मेहता का कल एक टाइम लेना आपको क्या लग रहा है किसी कॉन्सेंसस की तहत है, जबकि आज ही फैसला सुनाने के मूड में लग रहे थे? अब वो डिले की कोशिश करेंगे और हम नहीं समझते कि कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने के लिए जो साजिश हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट डिले करेगा, नहीं करेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।